हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का लॉज ऑफ मोशन पार्ट। तो इसका जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ न्यूमेरिकल है वो हम लोग प्रीवियस सेक्शन में कर चुके हैं। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। तो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ नंबर न्यूमेरिकल से। फिफ्थ नंबर न्यूमेरिकल इज गिव साइंटिफिक रीजन व्हेन अ ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली टू द ग्राउंड इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। तो क्या पूछा है क्वेश्चन पे भी, कब जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के केस में होता है। फ्री फॉल के केस में क्या हुआ, मतलब आपने कोई भी बॉडी को ऊपर से नीचे फ्रीली छोड़ दिया, एक बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ा, तो वो कौन सा केस है, फ्री फॉल का केस है। तो जब भी कोई चीज को हम ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो जो उसका एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, जो उस पर एक्सेलरेशन लगता है वो कांस्टेंट लगता है। तो बेटा रीजन ये होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप फ्री फॉल के थ्रू नीचे छोड़ते हो, ठीक है, आपने एकदम से नीचे छोड़ दिया, तो इस पे कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, इस पे कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। फ्री फॉल के केस में केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। ओके, तो जो एक्सेलरेशन मिला वो किससे मिला, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स से हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है उसी को हम बोल देते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मतलब यहां पर ए किसके इक्वल हो गया, जी के इक्वल। जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसीलिए वी नो वेरी वेल कि फोर्स कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ऑफ कोर्स वो भी कांस्टेंट होगा। तो इसीलिए जो एक्सेलरेशन है वो क्या मिलता है, हमें यूनिफॉर्म मिलता है, कांस्टेंट मिलता है फ्री फॉल के केस में। वंस अगेन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो उसमें एक ही फोर्स काम करता है। कौन सा फोर्स काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उससे आपको क्या मिल रहा है, केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स मिला, ग्रेविटेशनल फोर्स से हमें क्या मिलता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कांस्टेंट है तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो दिस इज द रीजन। ओके, तो यही रीजन हमने यहां पर एक्सप्लेन किया है। नाउ द बी पार्ट, even though the magnitude of action force and reaction force are equal and their direction are opposite, their effect do not get cancelled। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बेटा न्यूटन का थर्ड लॉ पे बेस्ड है पहले तो ये क्वेश्चन। अब न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि एवरी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इक्वल होता है। मान लीजिए कि अब अगर आप चल रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी कोई ना कोई एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन फोर्स। ओके, अगर एक्शन हो रहा है तो उसका रिएक्शन भी होगा। जैसे आप चलने का एग्जांपल लिया, आप चल रहे हो तो क्या हुआ, एक्शन हुआ। रिएक्शन फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो एवरी एक्शन फोर्स हैज अ रिएक्शन फोर्स और उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन में भी गिवन है, एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल एंड इन देयर डायरेक्शन आर अपोजिट। लेकिन ये कैंसिल क्यों नहीं करते हैं, मतलब दोनों फोर्स इक्वल है, डायरेक्शन भी अपोजिट है, बट फिर भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं, दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। इट एग्जाम्पल, जैसे ही आप चलना स्टार्ट करते हो तो एक्शन किस पे हुआ, आपने एक्शन किस पे लगाया, ये फर्श पे लगाया, सरफेस पे लगाया, ठीक है, तो सरफेस पे हुआ एक्शन, और रिएक्शन सरफेस ने किस पे लगाया, आपकी बॉडी पे लगाया। तो जस्ट एग्जांपल, ये आपकी बॉडी है तो आपकी बॉडी पे लगा रिएक्शन फोर्स। दोनों अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं, इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज। ओके, तो एक इसमें बुक का एग्जांपल लिया है, बुक एक्सर्ट फोर्स ऑन टेबल। अगर कोई टेबल पे बुक रखी है तो वो किस पे फोर्स लगा रही है, वो टेबल पे लगा रही है, और टेबल किस पे लगा रही है, बुक पे लगा रही है। ओके, तो एवरी एक्शन as a reaction but they act on the different bodies। अब हम आते हैं सी पार्ट पे। It is easier to stop a tennis ball as compared to cricket ball when both are traveling with the same velocity। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अगर मान लीजिए एक टेनिस बॉल है और एक क्रिकेट बॉल है, आपको दोनों को रोकना है। तो टेनिस बॉल को रोकना थोड़ा सा इजी होता है, जबकि क्रिकेट बॉल को रोकने में काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है, कई बार तो चोट भी लग जाती है ना। जबकि दोनों की दोनों सेम वेलोसिटी से मान लीजिए मूव कर रहे हैं, तब भी ऐसा क्यों हुआ। तो बेटा ये क्वेश्चन बेस्ड है न्यूटन सेकंड लॉ पे बेस्ड। किस पे बेस्ड है, न्यूटन सेकंड लॉ पे बेस्ड।
जिसका क्या मतलब है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आपको किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स लगाना है, जैसे टग ऑफ वार पे भी हम एक दूसरे की तरफ खींचते हुए फोर्स लगाते हैं, तो ऑफ कोर्स अगर आपको टेनिस बॉल को या क्रिकेट बॉल को दोनों को रोकना है तो दोनों को फोर्स तो लगाना पड़ेगा। आप उनको कैसे स्टॉप करोगे, कुछ ना कुछ फोर्स लगाओगे। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मान लेते हैं कि ये सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, कौन सी वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से, और अगर एक्सेलरेशन सेम है, अगर एक्सेलरेशन टेनिस बॉल का और क्रिकेट बॉल का दोनों का सेम है, लेकिन मास तो दोनों का अलग अलग है, क्रिकेट बॉल हैवी होती है टेनिस बॉल की कंपैरेटिवली, तो अगर हम यहां पे मास देखें क्रिकेट बॉल का तो वो बहुत ज्यादा होगा कंपैरेटिवली टेनिस बॉल के। ओके, तो फोर्स किस पे ज्यादा लगेगा, फोर्स किस पे ज्यादा लगेगा, क्रिकेट बॉल पे ज्यादा लगेगा। यही रीजन है कि क्रिकेट बॉल को हमें स्टॉप करना बहुत डिफिकल्ट होता है कंपैरेटिवली टेनिस बॉल के। ये तो वही एग्जांपल हो गया कि आपको एक ट्रक को मूव करना है, उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या एक कार को मूव करना है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ट्रक को, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है, ठीक है, तो आपको फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ओके, तो नाउ यू कैन सी द लैंग्वेज, द मास ऑफ अ मूविंग टेनिस बॉल इज लेस देन of a cricket ball moving at the same velocity। अगर कोई भी बॉल सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, बट ऑफ कोर्स टेनिस बॉल का मास क्या है, ज्यादा है कंपैरेटिवली क्रिकेट बॉल के, तो टेनिस बॉल का जो मोमेंटम है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। आप इसको मोमेंटम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। पी का फॉर्मूला क्या हुआ, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल का मोमेंटम भी क्या है, कम है। यहां पे आप क्रिकेट बॉल का जो मोमेंटम है वो भी ज्यादा है किसके, टेनिस बॉल के। तो अब हम आ जाते हैं मोमेंटम पे। ओके, तो फोर्स के थ्रू भी समझ सकते हैं इसको, मोमेंटम के थ्रू भी समझ सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम भी क्या होता है, स्मॉल काइंड ऑफ फोर्स होता है। तो क्रिकेट बॉल का मोमेंटम ज्यादा होगा कंपैरेटिवली टेनिस बॉल के, क्यों, क्योंकि क्रिकेट बॉल का मास क्या है, ज्यादा है, क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा है कंपैरेटिवली टेनिस बॉल के, तो मोमेंटम भी ज्यादा हो गया क्रिकेट बॉल का एंड फोर्स भी ज्यादा हो गया। ओके, इसलिए उसको स्टॉप करना डिफिकल्ट है क्रिकेट बॉल को। ओके, तो दिस इज द रीजन। ओके, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन के फिफ्थ क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कंसीडर टू बी यूनिफॉर्म। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, तो हम उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों कंसीडर करते हैं, देखो, तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसका क्या मतलब है, ठीक है, जब उसका स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, जब उसका स्पीड और डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो क्या उसका स्पीड और डायरेक्शन चेंज होगा, नहीं होगा। इसलिए अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो हम उसकी वेलोसिटी को क्या कंसीडर करते हैं, यूनिफॉर्म कंसीडर करते हैं। अब हम आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। टेक 5 एग्जांपल फ्रॉम योर सराउंडिंग एंड गिव एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। गाइस, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा ये क्या एग्जाम में आएगा, इसमें बेस्ड तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता कि कौन सा एग्जाम्पल हमें सराउंडिंग पे लेने हैं। बट गाइस बिलीव मी, इस क्वेश्चन से आपके पूरे इस चैप्टर के फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमने 5 एग्जाम्पल्स लिए हैं ये न्यूटन फर्स्ट लॉ के भी लिए हैं, न्यूटन सेकंड लॉ के भी लिए हैं, न्यूटन थर्ड लॉ के भी लिए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ से। अगर आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ को देखा होगा तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, तो ऑफ कोर्स गाइस आप लोगों ने आसपास अपने कुछ भी लोगों को मैराथन दौड़ते हुए देखा होगा, या कभी टीवी में कोई अगर रनिंग कंपटीशन चल रहा है तो उसमें देखा होगा। तो जैसे ही वो लोग बहुत तेज दौड़ना स्टार्ट करते हैं और फिनिश लाइन पे आ जाते हैं, तो जैसे ही वो फिनिश लाइन पे आ जाते हैं उसके बाद तो उन्हें रुक जाना चाहिए, लेकिन वो तो कंटिन्यूअसली भागते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने भी देखा होगा जब आप बहुत तेज भागते हो तो आप एकदम से रुक नहीं पाते। क्यों नहीं रुक पाते? क्योंकि आपके अंदर आ गया लॉ ऑफ मोशन। कौन सा मोशन आ गया? लॉ ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ इनर्शिया पे। इनर्शिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ रेस्ट। तो अगर मतलब आपकी बॉडी भाग रही है, आप मूव कर रहे हो, तो वो स्टेशनरी पोजीशन में एकदम से नहीं आएगी। उसे स्टेशनरी पोजीशन पे आने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, अ मैराथन रनर आर अनेबल टू स्टॉप आफ्टर द फिनिश लाइन। तो मतलब जैसे ही कोई रनर है वो यहाँ पे स्टॉप लाइन पे पहुंचेगा तो वो एकदम से रुक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में क्या आ गया? मोशन वाला आ गया, मोशन का कंसेप्ट आ गया। ओके, इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल लेते हैं लॉ ऑफ रेस्ट का। किसका? लॉ ऑफ रेस्ट का। ओके, अ व्हीकल मूविंग
या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हैं इस एग्जांपल को समझने से के लिए, ये तो देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया है, इसी को हमने लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ रेस्ट बोल दिया। इसको कई बार स्टेट ऑफ मोशन ये भी बोला जाता है, स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर कोई बॉडी मूविंग पोजीशन में है तो वो मूविंग पोजीशन पे ही रहती है जब तक फोर्स नहीं लगाया जाए। इन द सेम वे जब कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पोजीशन पे ही रहती है जब तक कोई फोर्स नहीं लगाया जाए। ओके, अब हम सेकंड एग्जांपल व्हीकल का लेते हैं। तो मान लीजिए कि कोई व्हीकल है, वो खड़ा हुआ है, आप भी उसके साथ खड़े हुए हैं, बट जैसे ही आपने व्हीकल चलाना स्टार्ट किया तो आपकी बॉडी क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है, बॉडी अभी चल नहीं रही है। तो इसी तरीके से जैसे ही व्हीकल स्टार्ट होता है ना, आप देखना आपकी बॉडी थोड़ी सी पीछे रह जाती है। जैसे आपने ये व्हीकल चलाना स्टार्ट किया और बॉडी थोड़ी सी पीछे हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ, स्टार्टिंग में जैसे ही व्हीकल स्टार्ट करोगे बॉडी बैंड हो गई पीछे की तरफ। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर क्या था, लॉ ऑफ रेस्ट था, स्टेट ऑफ रेस्ट था, मतलब वो स्टेट पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे ही रहना चाहती है। ओके, लेकिन जैसे ही व्हीकल स्टार्ट हुआ तो ये क्या हो गया, स्टेट ऑफ मोशन, तो वो एकदम से बैकवर्ड डायरेक्शन में बैंड हो जाती है, क्योंकि व्हीकल मूव हो गया लेकिन आपकी बॉडी रेस्ट पे है तो वो थोड़ी सी पीछे रह गई एंड इसके बाद नॉर्मल हो जाता है। ओके, तो ये दोनों एग्जांपल किसके बेस थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। इसको रीड करते हैं। अ व्हीकल मूविंग इमीडिएटली फ्रॉम अ स्टेट ऑफ रेस्ट, इट स्टार्ट इमीडिएटली देन द व्हीकल मूव्स। ठीक है, आपने व्हीकल मूव करना स्टार्ट किया स्टेट ऑफ रेस्ट से। ठीक है, जब वो स्टेशनरी पोजीशन पे है तो ये जैसे इमीडिएटली स्टार्ट होता है, व्हीकल तो मूव कर जाता है बट हमारी जो बॉडी है, बट अवर बॉडी टेंड्स टू लीन बैक, वो एकदम से पीछे हो जाती है ओरिजिनल पोजीशन से ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट के जो एग्जाम्पल है वो हमने किस पे लिए हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक एग्जाम्पल आपने टेनिस बॉल वाला देखा कि टेनिस बॉल को रोकना बहुत इजी होता है कंपैरेटिवली क्रिकेट बॉल के। इन द सेम वे अगर हम देखेंगे किसी कार को रोकना बहुत इजी है कंपैरेटिवली ट्रक के, अगर दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक ही एग्जांपल है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन क्या होती है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पूरी बॉडी पे कितना फोर्स लगेगा, जितना उसका मास है, ठीक है, और उसके एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। ओके, तो ये एग्जांपल है, जो थर्ड वन वाला एग्जांपल है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। टू पुश अ कार इज इजियर देन अ ट्रक एज इट हैज लेस मास, सो द फोर्स रिक्वायर्ड इज लेस। ओके, तो ये हुआ सेकंड लॉ का। अब हम आते हैं थर्ड लॉ का। थर्ड लॉ के 3 एग्जाम्पल लिए बिकॉज ये तीनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला न्यूटन थर्ड लॉ का तो एग्जाम्पल क्या है, वॉकिंग। अगर आप चल रहे हो, किस पे बेस्ड है, न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस्ड है। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल रिएक्शन। आपने चलना स्टार्ट किया, ओके, तो आप जैसे ही चलोगे, आपने सरफेस पे कौन सा फोर्स लगाया, एक्शन फोर्स। जो सरफेस है उसने आपकी बॉडी पे कौन सा फोर्स लगाया, रिएक्शन फोर्स, एंड दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। तो ये वाला जो एग्जांपल है वॉकिंग किस पे बेस्ड है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। इसके बाद के 2 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। द रिकॉइल ऑफ अ गन। ओके, अगर जब भी हम गन चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि इसको रिकॉइल करते हैं, पीछे की तरफ करते हैं, तो उसका मतलब क्या है, आपने उसको कैसे किया, तो यू नो वेरी वेल देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, आप रिकॉइल कैसे करते हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या जनरेट हुआ, बैकवर्ड मोमेंटम जनरेट हुआ। ओके, तो जैसे ही आपने क्या किया, कॉइल को पीछे की तरफ किया, ठीक है, यहां पे, तो उसकी जो बुलेट होती है वो क्या होती है, आगे की तरफ निकलती है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। नाउ यू कैन सी फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रिकॉइलिंग इज द बैकवर्ड मोमेंटम। ठीक है, रिकॉइल करके आप पीछे की डायरेक्शन में लेके गए, बैकवर्ड मोमेंटम ऑफ अ गन। अब जितना बैकवर्ड में हुआ है ऑफ कोर्स उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम लगेगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम किसके थ्रू लगता है, बुलेट के थ्रू लगता है। किसके थ्रू लगता है, बुलेट के थ्रू, टू बैलेंस द फॉरवर्ड मोमेंटम ऑफ द बुलेट। ओके, तो इस तरीके से हमने बैलेंस किया। हमने क्या किया, ये एक पिस्टल थी, जस्ट एग्जाम्पल, उसमें जो ये वाला पार्ट था इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं, तो इधर से लगा बैकवर्ड मोमेंटम। अब जितना अपोजिट डायरेक्शन में लिखा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा है, उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो मोमेंटम आपने पीछे की तरफ लगाया, तो जो बुलेट है वो आगे की तरफ जाती है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इन द सेम वे हम रॉकेट का एग्जाम्पल भी लेते हैं। ठीक है, अपवर्ड थर्स्ट ऑफ अ रॉकेट। थर्स्ट का मतलब क्या है, फोर्स
से है। तो जब रॉकेट में ऊपर की तरफ फोर्स कैसे लगता है, क्योंकि देखो जब रॉकेट मूव करता है तो ये एक्शन फोर्स क्रिएट करता है। किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होती है, बहुत सारी गैसेस पे फोर्स लगता है। आपने कभी रॉकेट को देखा होगा, जब भी रॉकेट को अभी टीवी में या फिर कहीं पे भी देखा हो आपने, तब जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा तो नीचे बहुत सारी गैसेस निकलती है, तो वो क्या करता है, उन गैसेस पे फोर्स लगाता है, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और जो ये गैसेस हैं ये क्या करेंगी, रॉकेट पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगी, इसीलिए रॉकेट क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ निकल सकता है। ओके, तो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन। इन पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन भी आते हैं, आपको एक एग्जाम्पल गिवन होता है और आपसे पूछा जाता है बेटा ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है, सेकंड लॉ पे बेस्ड है, थर्ड लॉ पे बेस्ड है। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के, तभी आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। अब हम आते हैं 7th क्वेश्चन पे। सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल। 4 एग्जांपल है, चारों की चारों एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकेंड। तो कोई ऑब्जेक्ट है, उसने 80 मीटर मूव किया 3 सेकेंड में। इसके बाद 22 मीटर मूव किया 3 सेकेंड में। इसके बाद क्या किया है, 14 मीटर मूव किया है कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। ऑब्जेक्ट मूव 18 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकंड, 22 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकंड, 14 मीटर इन लास्ट 3 सेकंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 18, 22 प्लस 14 मीटर, इनको प्लस कर दिया। टोटल टाइम कितना हो गया, 336,639। तो यहां पे अगर आप ऐड करोगे 54 डिवाइडेड बाय 9, 9 6 या 54, तो एवरेज स्पीड कितनी आई, 6 मीटर पर सेकंड। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 16 kg, इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसका एक्सेलरेशन कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स। तो हमें क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। इट्स वेरी इजी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 16, एक्सेलरेशन कितना है, 3, तो 16 3 जा 48, तो 48 न्यूटन हमें क्या मिल गया, फोर्स मिल गया। ओके, तो इसी को फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व किया। आगे क्या लिखा है, इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये इसका सेकंड पार्ट आ गया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स कितना हो गया, 48 न्यूटन का। इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 kg। किस मास पे अप्लाई कर रहे हैं, 24 kg पे अप्लाई कर रहे हैं। हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा, F अपॉन m। एक्सेलरेशन m के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो m को डिवाइड कर दिया। तो फोर्स की वैल्यू पुटअप करी 48, मास की वैल्यू पुटअप करी 24 kg, तो 24 2 जा 48, तो ये कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से हमने एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया। अब हम आते हैं सी पार्ट पे। ओके, अ बुलेट हैविंग मास ऑफ 10 ग्राम। एक बुलेट है, उसका मास कितना है, 10 ग्राम है। तो सबसे पहले ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया, तो किसका मल्टीप्लाई किया, हम 1000 का डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो ये 1000 ऊपर गया तो कितना हुआ, 10 टू पावर -3। नीचे रहता तो 10 टू पावर 3, ऊपर गया तो 10 टू पावर -3। तो ये एक बुलेट का हमें क्या गिवन है, मास गिवन है, कितना है, 10 ग्राम है। इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, केजी में कन्वर्ट किया, विद द स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड। तो मतलब एक बुलेट है जिसका मास कितना है, 10 ग्राम है, हमने इसे केजी में कन्वर्ट कर दिया। एंड इसी का वेलोसिटी कितना है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बुलेट है, तो इनिशियल स्पीड इसकी कितनी हो गई, 1.5 मीटर पर सेकंड। आगे गिवन है पेनिट्रेट्स अ थिक वुडन प्लैंक ऑफ मास 900 ग्राम। ये किस पे पेनिट्रेट हो रही है, कोई 900 ग्राम के मास पे पेनिट्रेट हो रही है। तो 900 इंटू 10 टू पावर -3 kg। क्यों, क्योंकि ग्राम में है, किलोग्राम में कन्वर्ट किया। आगे बोला है कि जो प्लैंक है वो इनिशियली रेस्ट पे है, ठीक है। अब यहां से समझ आ रहा है कि ठीक है, जब हमने प्लैंक की बात करी तो उसका मास तो गिवन है, लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। वो रेस्ट पे है तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। ओके, अब इसके बाद ये बोला है कि बुलेट गेट एम्बेडेड इन द प्लैंक। ओके, बुलेट को एम्बेडेड किया प्लैंक पे और उसके बाद वो दोनों की दोनों साथ में चलते हैं। तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी को डिटरमाइन करना है। तो देखिए क्लियरली पता चल रहा है, बुलेट का एग्जाम्पल है। तो ये कौन सा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या होता है, m1 u1 m2 u2 प्लस m1 v1 प्लस m2 v2। ये अपना बेसिक फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद होना चाहिए।
क्योंकि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। जो इसका इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम है इक्वल होगा। इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, मास इनटू वेलोसिटी m1u1 प्लस m2u2, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, m1v1 प्लस m2v2। अब आगे क्वेश्चन में एक सिंपल सी चीज गिवन है कि यहां पर जैसे ही बुलेट को एम्बेडेड किया प्लैंक के अंदर, तो यहां पे दोनों साथ में जाते हैं। दोनों कैसे जाते हैं, साथ में, तो मतलब दोनों की वेलोसिटी इक्वल है। यहां पे m1v1 है, यहां पे m2v2 है, तो ये दिस इज ओनली बी v, ठीक है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल इक्वल है। तो यहां पे हम v को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया m1 प्लस m2, ये ले लिया कॉमन b, ये यहां पे प्लस का साइन नहीं आएगा, इक्वल का साइन आएगा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो ये हमने लगाया इक्वल का साइन, ओके। अब हमें क्या करना है, सबकी वैल्यूज पुटअप करनी है, एज इट इज यही फॉर्मूला आ गया। m1 की वैल्यू पुटअप करी 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, u1 की वैल्यू पुटअप करी 1.5, इसके बाद लिया m2 u2, तो ये m2 की वैल्यू पुटअप करी 900 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, u2 की वैल्यू पुटअप करी 0। इसके बाद क्या है, m1 प्लस m2, तो 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 प्लस 900 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, m1 और m2 दोनों की वैल्यू पुटअप करी। और जो ये वेलोसिटी है यही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लैंक है और बुलेट है दोनों की वेलोसिटी क्या होती है, गिवन है, सेम है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक की वेलोसिटी गिवन हो और दूसरे की कैलकुलेट करनी हो, ऐसा भी होता है, हमने सॉल्व न्यूमेरिकल में किया है इस टाइप का। बट यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी सेम है और हमें उसी वेलोसिटी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो वेरी सिंपल, हम इसे सॉल्व करते हैं। 900 प्लस 10 कितना हो गया, 910 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 v। अब लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, तो यहां पे देखो ये वाली पूरी टर्म तो जीरो हो गई, जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो हो गई। इधर कितना मिला हमें, 1.5 इंटू 10। अगर आप इसे करते हैं किसी भी तरीके से करो, या फिर 1.5 है, इधर 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 है, तो ये एक तरीके से कितनी हो गई, 10 टू पावर प्लस 1, ये हो गई माइनस 3। माइनस 3 प्लस 1 कितना हुआ, -2, तो हमें 10 टू पावर कितनी मिल गई, -2 मिल गई। तो 1.5 इंटू 10 टू पावर -2 इक्वल टू 910 इंटू 10 टू पावर -3। अब हमें वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, तो ये तो एज इट इज रहा 1.5 इंटू 10 टू पावर -2। यहाँ पे ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, 910 इंटू 10 टू पावर -3 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसको हम क्या किए, डिवाइड में ले गए, तो इसको डिवाइड कर दिया 910 इंटू 10 टू पावर -3 को। अब कैंसिल आउट करते हैं, तो इधर -3 है, ठीक है, यहां पे +1 है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। नॉर्मली बच्चों को कैलकुलेशन में ही बहुत प्रॉब्लम रहता है। ये हो गया 910 इंटू 10 टू पावर -3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखो पॉइंट्स कैंसिल आउट करते हैं। ये 1.5 है, तो इसका पॉइंट हटाया और नीचे आ गया 10, ओके, आया समझ में, कैसे आया है, किसी भी चीज का पॉइंट हटाते हैं, ये 1.5 है, इसका पॉइंट हटाया तो जितने नंबर होते हैं उतने जीरो लग जाते हैं, इसलिए आया 10, ओके। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिला, इसके आगे का पार्ट इधर कर लेते हैं, तो ये हो गया 15 इंटू 10 टू पावर -2, इधर है 910 इंटू 10, यहां पे देखेंगे 10 है तो 10 टू पावर 1 है, और इधर -3 है, तो ये भी कितना हो गया, 10 टू पावर -2, ओके। तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिला, एग्जैक्टली 15/910। तो आप इसको सिंपली डिवाइड करोगे, आपको कितना मिलेगा, 0.0165 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व करते हो, यू विल गेट द सेम आंसर, क्लियर है। अब हम आते हैं डी पार्ट पे। अ पर्सन स्विम्स 100 मीटर इन फर्स्ट 40 सेकेंड, 80 मीटर in next 40 second, okay, then 45 meter in last 20 second. What is the average speed? तो average speed we know very well, this is the total distance upon total time. क्या होता है, total distance upon total time. तो total distance कितनी हो गई, 100 plus 80 plus 45, and total time कितना हो गया, 40 plus 40 plus 20. आप इन सबको प्लस करोगे कितना मिलेगा, 225, इन सबको प्लस करोगे कितना मिलेगा, 100। अब यहाँ पे 20 से कैंसिल आउट हुआ, आपको एवरेज स्पीड कितनी मिली, 2.25 मीटर पर सेकेंड। तो गाइस आज की क्लास में हमने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड गाइस प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।